हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एक्सोम फिजिक्स। देखिए, आज हम इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट, इनके बारे में हमने डिफाइन किया था। चलिए, तो आज का हमारे टॉपिक रहने वाले हैं, तो टर्म है हमारी रेजिस्टेंस। और बेटा यहां से एक न्यूमेरिकल जरूर आता है रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से हम डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस है अपोजिशन इन फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो में जो अपोज होता है या बैरियर इन फ्लो ऑफ चार्ज, ऑब्स्टेकल इन फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट जो है वो ओम होती है। इसका जो सिंबल बनता है वो ऐसे कैप के जैसा बना देते हैं, ये ओम का सिंबल है, हम उनको ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्टेकल इन फ्लो ऑफ चार्ज, और इसका जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट इसको आर से करते हैं और यूनिट इसकी क्या होती है, ओम होती है। देखिए, जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो किस किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। जैसे वायर है हमारे पास, वायर की एक तो लेंथ होती है, एक उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। कुछ वायर ऐसे होते हैं जो बहुत पतले रखे जाते हैं और कुछ वायर ऐसे होते हैं जिनको बहुत मोटा रखा जाता है। तो ऐसा क्या रीजन है, किसी चीज पे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और किन्हीं में क्या रहता है, रेजिस्टेंस कम होता है। तो देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसको अफेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस को। तो देखिए, इसमें तीन चीजें याद रखनी है। पहला, एक तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर की लेंथ है या वायर भी बोल सकते हो, उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये समझिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। देखिए, जैसे वायर है, वायर कितना मोटा है, उसका एरिया, जो ये वाला एरिया, जैसे ये मार्कर है, इसमें ये एक तो सरफेस एरिया है और एक ये जो एरिया इसका सर्कल, ये कितना बढ़ेगा तो थिकनेस बढ़ेगी, मोटा होगा, और पतला करेंगे, तो ये है इसका क्या बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके अलावा वायर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो अब हम पढ़ते हैं कि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, उसके बारे में, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर की लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि वायर की लेंथ आप जितनी ज्यादा बढ़ाओगे उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होता जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेकेंड स्टेटमेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली proportional to the area of cross section। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी मैंने बताया कि वायर कितना मोटा है और पतला है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये भी क्लियर हो चुका है कि वायर जितना ज्यादा मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा, और वायर जितना पतला होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से आप देखते हो तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, जब भी हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन या प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं तो उसकी जगह एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है। तो यहां जो कांस्टेंट होगा, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। देखो, ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, रो। ठीक है, ये रो होता क्या है, रो है बेटा रेजिस्टिविटी। ठीक है,
रो यहां पर क्या है, रेजिस्टिविटी। तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आओगा कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये रेजिस्टिविटी जो होती है ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है कि जैसे जैसे आप मेटल चेंज करोगे, अलग अलग मेटल के वायर कंसीडर करेंगे, तो जो मेटल चेंज करेंगे वैसे वैसे उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, अलग अलग। सभी मेटल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बेटा उठाते हैं। जैसे देखो हमने ओम्स लॉ पढ़ा, तो उसमें एक टर्म आई रेजिस्टेंस, तो हमने रेजिस्टेंस को पढ़ा पूरा। यहां पर एक टर्म आ गई रेजिस्टिविटी, तो पहले हम रेजिस्टिविटी को समझते हैं कि ये होता क्या है, देन उसके बाद में फिर रेजिस्टेंस के एक्स्ट्रा जो दो टॉपिक है उनको भी करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है। बच्चों रेजिस्टिविटी होती है कि किसी वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है, जब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 हो और लेंथ भी क्या हो, यूनिट, तो वो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। मैंने क्या बोला कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर ऑफ 1 मीटर या यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। देखिए R इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। मैंने क्या बोला कि लेंथ भी यूनिट हो और एरिया भी क्या हो, यूनिट हो, तो उस दोनों केस में R आपका किसके इक्वल आ जाता है, रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाता है। समझ में आ गया। रेजिस्टिविटी मटेरियल में क्या बता रही है कि वो अपोज कर रहा है, रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस इसके क्या हो जाएगा, इक्वल। रेजिस्टिविटी की आप यूनिट बनाना चाहते हो तो रो इज इक्वल टू आएगा आर ए बाई एल। इसमें आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ए की होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ होती है मीटर। मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो रेजिस्टिविटी की बच्चों जो यूनिट बनती है वो आपकी बनेगी ओम मीटर, ओम मीटर। दूसरा पॉइंट एक और आता है कि क्या ये कंडक्टर की लेंथ पे, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। तो आप देखिए रेजिस्टिविटी एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, रेजिस्टिविटी ओनली मटेरियल पे डिपेंड करती है। मटेरियल चेंज करेंगे तो वैसे वैसे रेजिस्टिविटी चेंज होगी। या फिर दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये सारा समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के दो स्पेशल केस, कि उसमें केस फर्स्ट है, if the wire of length increase n times without stretching or compressing। ना तो हम वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं ना कंप्रेस कर रहे हैं, उसकी वायर की लेंथ को n टाइम्स कर रहे हैं, सिर्फ एरिया क्या है, कांस्टेंट, बिना खींचे। तो क्या करेंगे, जब आप उसको स्ट्रेच भी नहीं कर रहे, कंप्रेस भी नहीं कर रहे, तो आप क्या करोगे, उसके साथ सेम टाइप का वायर ऐड करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे उसमें। तो उस केस में क्या होता है, इफ वायर ऑफ लेंथ इंक्रीज n टाइम्स, ठीक है, और एरिया उसका क्या है, कांस्टेंट। क्या ये कांस्टेंट रख रहे हैं हम, एरिया, सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है। तो सपोज पहले हम केस लेंगे कि एक वायर हमारे पास है जिसकी लेंथ L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो क्या है, रो है। तो आप इसका रेजिस्टेंस लिखेंगे बेटा, क्या आएगा, रो L बाई ए। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बना दी। ये पहले एक वायर था, फिर हमने क्या किया, इसकी लेंथ को बढ़ाना शुरू किया और ज्वाइन करके। तो मैंने यहां पर इस वायर में एक ऐसा एक पीस और लिया और वो कनेक्ट कर दिया, सेम ऐसे एक पीस और लिया और कनेक्ट कर दिया, और इसकी टोटल लेंथ है वो n टाइम्स हो गई पहले से। n का मतलब है, n यहां पर नंबर है, डबल, ट्रिपल, हाफ, कुछ भी हो सकता है। यहां लेंथ इंक्रीज करे तो डबल ट्रिपल होगा। ठीक है, तो ये नई लेंथ बनी है, तो लेंथ बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसका जो रेजिस्टेंस बन रहा है उसको मैं आर डैश ले लेता हूं। देखो मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसकी भी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, रो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, ए। तो जब नया रेजिस्टेंस जो आर डैश बनेगा उसमें फॉर्मूला बनेगा रो, एल की जगह क्या आएगा, एन एल आएगा, एन टाइम्स ऑफ एल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, ए ही रहेगा। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आर डैश इज इक्वल टू एन रो एल बाई ए आया। देखो बेटा इक्वेशन फर्स्ट में आप देख सकते हो कि रो एल और ए को हम क्या लिख सकते हैं, आर। कौन सा आर, जो पहले वायर का रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो उसको यहां पर पुट कर सकते हैं, आर डैश इज इक्वल टू
n टाइम्स ऑफ r। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब आप वायर को विदाउट स्ट्रेच और कंप्रेस किए उसकी लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं तो उस केस में उसका जो रेजिस्टेंस है पहले से n टाइम्स बढ़ जाता है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं क्वेश्चन के, एक वायर है जिसका लेंथ L है और रेजिस्टेंस 2 ओम है। ठीक है, पहले वायर था जिसकी लेंथ L थी, रेजिस्टेंस 2 ओम। हमने वायर ऑफ लेंथ इज इंक्रीज 3 टाइम्स। कितने टाइम्स इंक्रीज किया? 3 टाइम्स। फाइंड द रेजिस्टेंस। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेजिस्टेंस। अब आप खुद देखिए यहां n कितना है, आपके पास n क्या है? 3। n क्या है? 3 टाइम्स किया ना, और r पहले का कितना है? 2। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि r डैश जो बनेगा वो nr होगा, यहां पर n3 और r2 तो कितना हो जाएगा? 600। क्या होगा? 600। हम एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं, चलिए एग्जांपल लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन, आप देखिए आपको बोला जाता है कि एक वायर है जिसकी लेंथ L है और इसका रेजिस्टेंस R ओम है। वायर ऑफ लेंथ L, वायर ऑफ लेंथ L and resistance R ohm. If wire divide in equal 5 parts, वायर को किस में डिवाइड कर दिया? इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड, छोटे छोटे 5 टुकड़े कर दिए इसके इक्वल बराबर। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? इसका 1 पीस का रेजिस्टेंस बताना है। तो देखिए यहां पर कि 5 डिवाइड हो गया 5 पार्ट में, कंप्लीट का रेजिस्टेंस R ओम है। तो आप मुझे एक बात बताइए, इस एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो अभी हमने पढ़ा कि जितने टुकड़े में डिवाइड कर रहे हो उतने ही टाइम्स क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस हो जाता है। तो R डैश इज इक्वल टू एन आर। यहां पर लेंथ पहले L थी, अब 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो न्यू लेंथ बनी है, वो कितनी हो जाएगी? L को कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 5 में। तो आपका यहां पर n है वो 1/5 है। बोलो है कि नहीं है? तो n आपका 1 हो, n का मतलब है लेंथ का मल्टीपल, 1/5 है। आप यहां पुट कर दीजिए r डैश इज इक्वल टू 1/5 इंटू r, मतलब आपका जो एक पीस बना है उसका रेजिस्टेंस r/5 ओम है। आ गया होगा सभी को समझ में? तो इस केस में क्या समझ में आया कि जब वायर को बिना स्ट्रेच और कंप्रेस किए यदि लेंथ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो जितने टाइम्स लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज होगी उतने ही टाइम उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज और क्या होगा? डिक्रीज। क्लियर है? चलिए सेकंड केस में क्या करते हैं कि जो वायर है उसको इस बार हम क्या करेंगे? स्ट्रेच करके इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, लेंथ को खींचेंगे उसको या कंप्रेस करेंगे। तो कंप्रेस करेंगे तो लेंथ डिक्रीज हो जाएगी और स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। आप खुद देख सकते हो जब एक रबड़ बैंड को ए सेकेंड, इफ वायर ऑफ लेंथ increase by stretching, स्ट्रेच करके खींच के आप उसको बढ़ा रहे हो, है ना, या रिड्यूस कर रहे हो बाय कंप्रेसिंग। तो स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं। तो देखिए आप एक रबड़ लो और उसको खींचो तो क्या होगा? रबड़ पतला होने लगता है और लेंथ क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। तो एरिया भी चेंज हो रहा है और क्या चेंज हो रहा है? लेंथ भी चेंज हो रही है, दोनों चीजें चेंज होंगी। जैसे देखो सेम वही केस लेते हैं कि पहले हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A और इसकी रेजिस्टिविटी रो है। मैं ऐसे एरो बना के लिख रहा हूं, स्टेटमेंट है कि कंसीडर द वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड रेजिस्टिविटी रो। देन रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा? रो L/A। इसका रेजिस्टेंस यही है। इसी वायर को हमने दोनों साइड से फोर्स अप्लाइड करके खींच देते हैं। जब इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये कुछ इस शेप में आ जाता है, क्योंकि देखो जब खींचेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा और लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज। दोनों चीजें चेंज हो गई। तो एरिया इसका हो गया E डैश, पता नहीं कितना बड़ा है कितना कम हुआ है, और लेंथ इसकी हो गई L डैश। ठीक है, तो अब हम इस केस में क्या करेंगे? क्या कोई ऐसी क्वांटिटी है जो सेम है? तो देखिए जब आप किसी भी चीज को स्ट्रेच या कंप्रेस करते हो तो इसका मटेरियल का जो वॉल्यूम है वो चेंज
नहीं हुआ है। वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम। सपोज 1 लीटर की पानी की बोतल है हमारी, एक छोटी बोतल है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है, सरफेस एरिया, और अब उसी बोतल को हम एक पतली सी पाइप में डाल दें तो क्या 1 लीटर पानी कम हो जाएगा? क्या नहीं, बट उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज। पतली पाइप में डालेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज। वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम। तो यहां पर भी वॉल्यूम सेम रहेगा बेटा। तो इस फॉर्मूले को, जो इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें मैं लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं कि वॉल्यूम क्या रहता है बेटा? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ये बात याद रखना कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा जब आप उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं। तो इस केस में क्या बनेगा आपका रेजिस्टेंस? हमें इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, रो एल बाई ए को। तो क्या करेंगे? जब किसी भी, ये सिलेंड्रिकल है, किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम लिखना हो या कोई भी बेसिक फॉर्मूला वॉल्यूम का होता है, वो बेटा होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। जैसे मैं समझा देता हूं, जब आप सिलेंडर का मैथ्स में पढ़ते हो तो ये बेस है, इसका एरिया ए और इसकी हाइट क्या है? एच। तो आप फॉर्मूला क्या लिखते हो? पाई आर स्क्वायर एच। एरिया ऑफ बेस क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया? हाइट। समझ में आया कि नहीं? तो बेसिक फॉर्मूला वॉल्यूम का क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहां पर बेस का एरिया ए है और हाइट कितना है? एल। तो मैं क्या करता हूं, इसको बनाने के लिए सेम लेंथ से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, बट ये हमें नई क्वांटिटी मिल जाएगी, क्या मिलेगी? वॉल्यूम। तो रेजिस्टेंस का वॉल्यूम की टर्म्स में फॉर्मूला आ जाता है बच्चों, रो एल स्क्वायर बाई वी। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन सेकंड। अब हम न्यू रेजिस्टेंस की बात करें, जिसको हम आर डैश बोल रहे हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं न्यू रेजिस्टेंस। जब हम लेंथ इंक्रीज करने के बाद की बात करें तो इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा आर डैश, वो होगा रो एल डैश का स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, आप एल डैश की जगह क्या रख सकते हैं? देखिए, हमने इसकी लेंथ को इंक्रीज करके पहले से एन टाइम्स बढ़ा दिया। एन कुछ भी हो सकता है, 1/2 डिक्रीज कर रहे हैं तो, इंक्रीज कर रहे हैं तो डबल, ट्रिपल, 5/2, 7/2, 6/2, कुछ भी हो सकता है, वो एन होगा आपका। तो आप यहां पर उसकी वैल्यू पुट करिए, आर डैश इज इक्वल टू आएगा रो एन एल का कंप्लीट स्क्वायर डिवाइड में वी। जब इसको सोल्व करते हैं तो इधर देखिए, हमारा आर डैश रहेगा एन स्क्वायर, बाहर ले लेता हूं, और यहां से क्या बनेगा? रो एल स्क्वायर डिवाइड में वी। देखो बेटा, इसको पहले वाले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो यहां एक रिजल्ट नया बन के आया, एन स्क्वायर आर, कि जब हम रेजिस्टेंस को स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ता है। यदि आप रेजिस्टेंस को खींच के डबल करोगे तो रेजिस्टेंस कितना होगा? 4 टाइम्स। स्क्वायर करो उसका। यदि रेजिस्टेंस को आप स्ट्रेच करके 3 टाइम्स करते हो तो उसका रेजिस्टेंस कितने टाइम्स? 9 टाइम्स हो जाएगा। यदि आप वायर को कंप्रेस कर देते, 1/3 कर दिया, तो उसका रेजिस्टेंस 1/9 हो जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पर, the wire of length L and area of cross section, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है इसकी ए, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टेंस आर ओम की जगह मैं कुछ क्वांटिटी ले लेता हूं, 18 ओम। इफ its length decrease by L decrease, सॉरी ऐसे लिखते हैं, लेंथ कंप्रेस्ड L/3, उसकी लेंथ को कंप्रेस करके कितना कर दिया? L/3। ठीक है, पहले वो L थी, अब सिर्फ L/3। फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, तो नया रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। हमें पता है, सोल्व करेंगे तो पहले पता है कि जो रेजिस्टेंस है वायर का वो 18 ओम है और उसकी लेंथ कितनी है? L। हमने इसको कंप्रेस किया है तो न्यू रेजिस्टेंस जो बनेगा वो एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ पुराना वाला रेजिस्टेंस या जो पहले रेजिस्टेंस था। तो बेटा देखो यहां से क्या होगा, आर डैश इज इक्वल टू
n की जगह आ जाएगा l के साथ क्या है 3 है, पर डिवाइड में तो 3 नहीं, क्या है बेटा 1/3, क्या है ये 1/3। तो आप यहां पर 1/3 पुट करेंगे n की जगह, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, और r की जगह आ जाएगा 18। तो r डैश इज इक्वल टू आपके पास आएगा 1/9 मल्टीप्लाई 18, तो बच्चों यहां से निकल के आता है 2, तो r डैश इज इक्वल टू 2 ओम। देखो आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए दोनों केस में कि जब वायर को बिना स्ट्रेच और कंप्रेस के इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस n टाइम्स इंक्रीज और डिक्रीज होता है, बट जब वायर को स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग के साथ लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो उस केस में उसका रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। यदि आप लेंथ को स्ट्रेच कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज होगा, यदि आप वायर को कंप्रेस कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज होगा। आ गया होगा आप सभी को यहां तक समझ में। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे हमें रेजिस्टेंस मिल गई, उनको जोड़ने का तरीका, तो दो कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के दो मेथड है। पहला हमारा जो रहेगा वो रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन, और जो सेकंड हम पढ़ेंगे वो आपका होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा न्यूमेरिकल का, और इनकी डेरिवेशन भी आ जाती है हमारे 10th के बोर्ड में। देखें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, और इसके फिर न्यूमेरिकल भी देखेंगे, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसके न्यूमेरिकल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें, एक का एंड पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट हो। जैसे मान लो बच्चों को क्लास में बोल दिया जाए कि सभी को एक लाइन में खड़ा होना है और सबको हाथ पकड़ के, तो क्या होगा एक बच्चे का लेफ्ट हैंड दूसरे के किससे कनेक्ट होगा राइट से, फिर उसका लेफ्ट उसके आगे वाले के किससे कनेक्ट होगा राइट से। ये जो चेन बन रही है ये सीरीज कॉम्बिनेशन। बेसिकली मैं वैसे समझाऊं तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो सिंबल वाले पैटर्न में हम पढ़ चुके हैं कि जिगजैग फॉर्म में से बनाते हैं, रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। तो जैसे यहां पर मैं ले रहा हूं, रेजिस्टेंस हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे नहीं कि आप नॉर्मल कर्ल बना के छोड़ दिए। सर्किट बना रहे हैं, यहां पर आपने बैटरी लगा दी, या आप की यूज कर सकते हो। तो की जो होता है वो सर्किट को ऑन ऑफ करने के यूज आएगा, बैटरी इसका वोल्ट हो गया। यहां पर हमने रेजिस्टेंस लिया R1, R2 और R3। देखो बेटा अब हम समझते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, साइंस की डेफिनेशन, फिजिक्स की डेफिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है कि जब वायर जो रेजिस्टेंस है उनमें करंट सेम रहे और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहे डिफरेंट रहे। तो क्या है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, in series combination current is same and potential difference is different। देखिए बेटा पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट क्यों होता है उसको समझते हैं। करंट सेम है क्योंकि वायर चेंज नहीं हो रहा, सेम वायर में तो सभी जगह करंट सेम रहेगा, पर पोटेंशियल अलग अलग क्यों है। रीजन उसका ये है कि ये जो वायर लग रहा है, ये जो वायर कनेक्ट हो रहा है और ये जो वायर कनेक्ट हो रहा है, सपोज यहां मैं एक पॉइंट ए मान लेता हूं, यहां बी कंसिडर कर लेता हूं, यहां सी और यहां पर क्या कर लेता हूं डी। तो हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में मेजर करते हैं। तो जब R1 रेजिस्टेंस को हम देखेंगे तो ये ए और बी पॉइंट के बीच में आएगा, तो R2 रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में आएगा, और R3 रेजिस्टेंस सी और डी के। तो सभी के जो पोटेंशियल पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस के वो अलग अलग है, इसलिए पोटेंशियल भी क्या आएगा अलग अलग। इसलिए इस R1 रेजिस्टेंस का पोटेंशियल हम V1 कंसीडर करते हैं, R2 का पोटेंशियल V2 होगा, ऐसे ही हम बनाएंगे एग्जाम में, ठीक है। और यहां पर बेटा क्या होगा V3 हम पोटेंशियल ले लेते हैं किसका R3 रेजिस्टेंस का।
ये जो कंप्लीट पोटेंशियल V1 V2 और V3 जो डिवाइड हुआ है, वो पोटेंशियल मिल कहां से रहा है? बैटरी से। पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है? बैटरी। बैटरी ने तो दिया इन तीनों का पोटेंशियल, तो यहां से मिल रहा है। ये एक लगा हुआ है तो इसको सेल बोलेंगे, एक से ज्यादा है तो बैटरी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए आप यहां क्या करते हैं, आप बोलेंगे कि पोटेंशियल जो बैटरी से मिला, सेल से मिला, वो डिवाइड हो चुका है V1 प्लस V2 प्लस V3 में, क्योंकि हमने पढ़ा कि पोटेंशियल अलग अलग होता है। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। देखो इसकी डेरिवेशन आएगी, एज इट इज आपको करना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, हमें पोटेंशियल निकालना है यहां सभी का, तो हम यूज करेंगे यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, आप ओम्स लॉ को यूज करें तो V इज इक्वल टू होता है आई आर। V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो V तो हमें पता चल गया कि I और टोटल रेजिस्टेंस, ये जो R है ये इसका कंप्लीट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। मैं यहां पर इक्विवेलेंट भी लिख सकता हूं कि जो ये सेल का रेजिस्टेंस है या बैटरी का रेजिस्टेंस जो होगा, वो इन सभी के रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस है उसका और करंट का मल्टीपल होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी बेटा। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल V1 फाइंड आउट करेंगे R1 में, V2 फाइंड आउट करेंगे R2 में, और V3 फाइंड आउट करेंगे किसमें? R3 में। तो यहां लिखूंगा मैं, यहां लिख रहा हूं कि पोटेंशियल पोटेंशियल इन रेजिस्टेंस R1। R1 में कितना आएगा बेटा? V1 इज इक्वल टू आई R1। आई क्यों लिया? क्योंकि मैंने बोला कि बैटरी से हमने करंट जो सेल से ड्रॉन किया है आई, यहां पर भी आई रहेगा, यहां आई है तो आई, यहां पर भी कितना रहेगा? आई। करंट सेम फ्लो होगा तीनों रेजिस्टेंस में, तो आई इंटू आर क्या होता है? वी होता है। ठीक है, चलिए ऐसे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, पोटेंशियल इन रेजिस्टेंस R2। R2 में जब आप देखेंगे तो V2 इज इक्वल टू आई R2, कंप्लीट लिखना है आपको। ऐसे ही सेम हम लिखेंगे कि पोटेंशियल इन रेजिस्टेंस R3, और R3 में बच्चों क्या आएगा? V3 इज इक्वल टू आई R3। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 3, 4 और 5 बोल सकते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे कि द वैल्यूज ऑफ V, V1, V2 एंड V3 पुट इन इक्वेशन। किसमें पुट करेंगे? इन इक्वेशन। देखिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को कि हमने क्या किया, तीनों रेजिस्टेंस का पोटेंशियल फाइंड आउट किया और यहां पर इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। तो हमारे पास आएगा आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। आई आर इक्विवेलेंट, देखो मुझे दिख रहा है कि आई सभी में कॉमन आ जाएगा, तो हम कॉमन लेंगे आई, तो यहां बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए आई से आई कैंसिल, हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो बच्चों, ये जो रेजिस्टेंस है, तीन रेजिस्टेंस का R1 प्लस R2 प्लस R3, यदि ये 10 होते तो क्या करते? R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश डैश, कहां तक ऐड करते रहते? 10 तक। जितने रेजिस्टेंस होंगे उतने ऐड हो जाएंगे। तो सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उन सभी को आप क्या कर दे? ऐड कर दे। इसमें कुछ केस बता देता हूं जिससे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके इजी हो जाएंगे एग्जाम के लिए। इफ एन रेजिस्टेंस इन सीरीज, यदि एन रेजिस्टेंस है आपके सीरीज में, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस, ऐसे ऐड करते जाओ जितने भी है। एन का मतलब है कितना? कोई भी नंबर हो सकता है, 10, 20। ठीक है, नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड केस इसमें, केस आपका है कि इफ एन इक्वल रेजिस्टेंस, क्या बोला मैंने? पहले एन रेजिस्टेंस थे बट इक्वल नहीं थे, अब क्या कर रहे हैं? इक्वल रेजिस्टेंस है बेटा, रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इस केस में एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आता है कि हमारा जो R1 रेजिस्टेंस है वो इक्वल है किसके? R2 के, वो इक्वल है R3 के, और ऐसे ही सारे इक्वल है N के। तो इससे एक रिजल्ट निकल के आएगा बच्चों। देखो क्या आएगा, आप यहां पर R रखोगे, यहां पर भी R रखो, सब एक हो गए, सब किसके इक्वल हो गए? R के। तो आपको एक चीज पता चले, R प्लस R कितना होगा? 2R।
R+R+R 3R, 4 है तो 4R, 10 है तो 10R, ऐसे n होंगे तो n टाइम्स ऑफ R। तो ये आ जाएगा आपका। इससे ये रिजल्ट आता है बेटा कि जब भी आप रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, मतलब खुद से ज्यादा हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन ले कि 10 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इन कनेक्टेड इन सीरीज, 10 रेजिस्टेंस है 2 ओम के किस में कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज में, तो वहां पर क्या होगा 10 मल्टीप्लाई टू 20 ओम रेजिस्टेंस, कितना हो जाएगा 20 ओम। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद में आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन बताएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आप ऐसे कोई 3 रेजिस्टेंस ले सकते हैं, 2 भी लिखे कर सकते हैं। एक रेजिस्टेंस यहां लगा दिया आपने R1, एक रेजिस्टेंस यहां पर लगाएंगे हम R2, एक रेजिस्टेंस आप यहां यूज करेंगे R3। इन तीनों को ज्वाइन कर देंगे इधर और एक बैटरी या सेल से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। जब हम इसको सेल से कनेक्ट करते हैं, यहां की यूज करेंगे करंट फ्लो करने के लिए, स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए। अब यहां पर मैं इन्हें क्या बोला कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इज सॉरी पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम एंड करंट डिफरेंट होगा। आपको कैसे पता चलेगा, देखिए जैसे वहां पर हमने पोटेंशियल का पता चला कि सभी अलग अलग दो टर्मिनल्स के बीच में थे। यहां देखिए तीनों के रेजिस्टेंस का टर्मिनल सेम है, पॉइंट सेम है जहां ज्वाइन है, तो इसलिए दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। यहां वोल्टमीटर लेंगे तो तीनों का पोटेंशियल सेम बताएगा। बट जब यहां से करंट आ रहा है और इधर जाएगा, तो यह करंट जाएगा तो कितने में पास हो जाएगा, इन तीनों में, और तीनों में जाएगा तो क्या होगा बेटा, डिवाइड होगा I1 I2 और I3 यूज के हिसाब से। सपोज यहां से हमने वाटर सप्लाई दी, ये पाइप जा रहा है, यहां पर 3 घर है, तीनों घरों में पाइप को डिस्कनेक्ट किया हुआ है, तो ये पानी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, सेम साइज का है, बट यहाँ यूज के हिसाब से कौन कितना कंज्यूम करेगा तो उसके वाटर सप्लाई होगी। तो सेम वही है कि पोटेंशियल जो वोल्टेज है बैटरी का वो इन तीनों में डिवाइड होगा इनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसको भी प्रूव करने के लिए, डेरिवेशन बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूजिंग ओम्स लॉ। हम यहां पर भी ओम्स लॉ का यूज करेंगे। ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR। अब देखो बेटा एक टास्क और होता है कि करंट डिफरेंट है, तो यहां मैं लिख देता हूं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I हमारा डिवाइड हो चुका है, इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि V इज इक्वल टू IR था, तो इस बार हम इक्वेशन में क्या बनाए, उसमें क्या फाइंड आउट कर रहे थे सीरीज कॉम्बिनेशन में, पोटेंशियल, क्योंकि वहां अलग क्या था, पोटेंशियल। इस इक्वेशन में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, करंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहां पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, करंट डिफरेंट है, तो तीनों रेजिस्टेंस का क्या फाइंड आउट करेंगे, करंट। तो देखिए बेटा I इज इक्वल टू V बाई R, दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। फिर हम लिखेंगे करंट इन रेजिस्टेंस, करंट फ्लो इन रेजिस्टेंस R1। जब R1 का आप करंट निकालेंगे तो ये आएगा I1 इज इक्वल टू V बाई R1। ऐसे ही आप करंट कैलकुलेट करेंगे R2 के अंदर तो आपका I2 आ जाएगा V बाई R2। ठीक है, ऐसे ही हम बात करेंगे R3 के अंदर तो ये आ जाएगा I3 इज इक्वल टू V बाई R3। ठीक है, इनमें इक्वेशन 3, 4 एंड क्या बोल सकते हैं आप 5। फिर हम लिखेंगे बेटा द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, I1 I2 एंड I3 पुट इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, फर्स्ट। जैसे ही आप फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपको मिलेगा V बाई R इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ठीक है, जब यहां से आप देखते हैं तो यहां V बाई R इनमें कॉमन आ जाएगा V,
V कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए V से एक V कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों बनेगा उसका फॉर्मूला आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो रहे थे, यहां पर ऐड हो रहे हैं रेसिप्रोकल होके, ठीक है। अब इसमें भी सेम वही केस लेंगे कि इफ एन इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल में एन इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो उस केस में क्या होगा, आपका R1 इक्वल होगा R2 के, इक्वल होगा R3 के, और ये इक्वल हो जाएंगे Rn के। सभी को मैंने किसके इक्वल कर दिया बेटा, R के। तो देखिए क्या होगा, मैं तुम्हें समझा देता हूं। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बनेगा, देखो 1/R प्लस 1/R कितना होगा बेटा, 2/R। 3 होंगे तो 3/R, 4 होंगे तो 4/R। ऐसे ही n जब रेजिस्टेंस हो जाएंगे तो हमारा आएगा n/R। यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बच्चों आपका बनता है वो R डिवाइड में n हो जाएगा। रिजल्ट से पता चल रहा है कि जो एक रेजिस्टेंस का, वायर का रेजिस्टेंस है वो किससे डिवाइड हो रहा है, n से। यहां पर यदि मैं ये बोलता हूं कि 10 ओम के 5 रेजिस्टेंस कनेक्ट है पैरेलल में, तो पैरेलल में उनका कॉम्बिनेशन के बाद रेजिस्टेंस क्या बनेगा, तो आप 10 ओम रेजिस्टेंस को 5 रेजिस्टेंस है तो 5 से क्या करेंगे, डिवाइड, तो 10 डिवाइड में 5 2 ओम आएगा। तो जब पैरेलल में हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, और सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो या इससे एक चीज क्लियर होती है, यदि हमें कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे कि वायर हमें गिवन है या रेजिस्टेंस हमें गिवन है और बोले कि इसको किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें कि हमें इससे मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिले, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिले, तो उस केस में आप बोलेंगे कि इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। बट वहीं पर क्वेश्चन यदि ये बोला जाए कि किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें इन रेजिस्टेंस को कि मिनिमम रेजिस्टेंस मिले, तो मिनिमम के लिए हम किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में उन वायर्स को या रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। आगे हो गए समझ में। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है, तो हमारे क्लासेज में मैक्सिमम 2 और 3 पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस आते हैं, मैं उनका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं। यदि आपके सीरीज पैरेलल में R1 एंड R2 2 रेजिस्टेंस हो तो इनका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R1 और R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये तब यूज करेंगे जब आपको 2 रेजिस्टेंस गिवन हो। आप यहां पर 1/R1 प्लस 1/R2 यूज करके कर सकते हैं, यदि वो नहीं हो रहा है तो आप इससे कर सकते हैं। यदि आपके पास 3 रेजिस्टेंस हो, 3 रेजिस्टेंस, एक R1 R2 एंड R3, जैसे यहां पर है, इसका एलसीएम लेंगे तो R1 R2 R3 आएगा, फिर पहले R2 3 आएगा, तो उसी को बना देते हैं कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 R3 डिवाइड में R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। याद रखना भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों, कैसे याद रखेंगे, ऊपर तीनों का प्रोडक्ट, नीचे फर्स्ट 2 फिर 2 और फिर 2, पहले 1 2 आ गया, अब 2 3 और 3 1, सबका एक एक बार पेयर बना के लिखना एडिशन में। तो ये हमारा था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड लेक्चर में जो टॉपिक कवर किए हैं वो है ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, उसके बाद में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जस्ट थर्ड लेक्चर जो हम लेके आएंगे वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के कंप्लीट न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और 100% वहीं से आएंगे। थैंक यू सो मच।